और एक और है एसोनेंस। ये 5 फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं ये पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। ये आपका लिटरेचर पार्ट है, रीड इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स को हमने फिर 2 भागों में बांट लिया। एक तो लिटरेरी टर्म्स वो जो लिटरेचर के जो टाइप्स होते हैं उनके नाम हैं, ठीक है, पोएट्री के टाइप्स, सोनेट, एलिजी वगैरह। और दूसरे लिटरेरी टर्म्स में अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आज मैं आपको बताऊंगा फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, अलंकारों के बारे में, कि ये क्या होते हैं, सिमिली क्या होता है। इस पे बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में आता है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, ठीक है ना। आपको एक लाइन दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इस लाइन को पढ़ करके बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। या एक छोटी सी पोएम या किसी पोएम का एक स्टेंजा दे सकते हैं और उसमें अलग अलग लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं ये क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, देखिए फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब, जिसका मीनिंग शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। मतलब उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकाला जा सकता। लिटरल मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। लिटरली आप कुछ और कह रहे होते हो और आपके कहने का तात्पर्य कुछ और होता है, ठीक है। अलंकारों का यूज जिस तरह से हम हिंदी लैंग्वेज में करते हैं ठीक वैसे इंग्लिश में भी किया जाता है, इंग्लिश के लिटरेचर में, ठीक है। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज करने का पर्पस, एम ये होता है कि हम अपने मैसेज को ज़्यादा इफेक्टिव बना करके कहना चाहते हैं, अपनी बात को थोड़ा वजन देना चाहते हैं, ठीक है। उतनी उसकी जो सुंदरता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अपने मैसेज के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप इन अलंकारों का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच को अगर एक डेफिनेशन देनी पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन, या फिगर ऑफ स्पीच इज अ यूज ऑफ वर्ड्स not in their literal sense. ठीक है, words are used out of their literal meaning. ठीक है, literal sense, literal sense का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। तो वर्ड्स का लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और आपके कहने का मतलब कुछ और होता है। आप अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिवली कहने के लिए इनका यूज करते हो, ठीक है। अब जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, SIMILE, जो अपने सिलेबस में भी है, हिंदी में जिसको कहते हैं उपमा, उपमा देना, है ना। तो सिमिली क्या होता है, सिमिली किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूं देखें तो इंग्लिश में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें से कुछ कॉमन होते हैं काफ़ी, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब इतने कॉमन नहीं होते लेकिन हाँ वो भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो सिमिली इज़ अ वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ व्हाट इज सिमिली, हाउ डू यू डिफाइन सिमिली, सिमिली को डिफाइन कैसे करते हैं। सिमिली एक प्रकार का कंपैरिजन होता है, सिमिली एक तरह की तुलना होती है, तुलना करना, ठीक, दो चीजों को कंपेयर करना, ठीक है, दो चीजों को कंपेयर करना लाइक या एज जैसे वर्ड्स की मदद से, ठीक है, इट इज अ कंपैरिजन। तो सिमिली की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि सिमिली में क्या होता है, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच that makes a comparison between two things that are very different using the words like और as। क्या कहती है डेफिनेशन आपसे,
सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। जिन दो चीज़ों की तुलना की जाती है दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उनमें कोई समानता नहीं होती, ठीक है, रात और दिन का अंतर होता है, ठीक है, और हम उन दो चीज़ों की तुलना करते हैं लाइक या एज जैसे वर्ड्स की मदद से। अब देखो, अब यहाँ एक चीज़ याद रखने लायक ये है कि कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना वो सिमिली नहीं कहलाता। किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करके आप ये नहीं कह सकते कि ये सिमिली है, ठीक है। दो चीज़ें अगर बिल्कुल एक जैसी हैं और आप उनको कंपेयर कर रहे हो तो वो दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, वो सिमिली का एग्जाम्पल नहीं होता। जैसे आप एक इंसान की तुलना किसी इंसान से करेंगे तो उसको आप सिमिली नहीं कहेंगे, क्योंकि वो दो ह्यूमन बींग्स हैं जिनकी तुलना की जा रही है। लेकिन अगर आप किसी आधार पर एक इंसान की तुलना, एक ह्यूमन बींग का कंपैरिजन किसी नॉन लिविंग थिंग, किसी निर्जीव चीज़ के साथ करोगे तो वो एक सिमिली का एग्जाम्पल हो सकता है। तो सिमिली को पहचाना जाता है लाइक और एज से, ठीक है। अच्छा, ये जो दो चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं, जिन दो चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही है, इनके बीच में एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए। द टू थिंग्स कंपेयर्ड must have something in common, कि यूं तो वो चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी, है ना, वेरी डिफरेंट हमने लिखा है, लेकिन उन दोनों चीज़ों में एक क्वालिटी ऐसी होगी जो कॉमन होगी दोनों में। तो उस कॉमन क्वालिटी के आधार पर हम उन दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, है ना। कंपैरिजन तभी हो सकता है ना, समानता बताने वाला कंपैरिजन तभी हो सकता है जब कोई एक समानता तो हो। यूं दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं लेकिन एक समानता है, तो वो कंपैरिजन का बेसिस बनता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। अब एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपसे परिभाषा पूछ सकता है कि बताइए सिमिली किसको कहते हैं, ठीक है, और चार ऑप्शंस दे देंगे उसके लिए, डेफिनेशन के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो आइडेंटिफिकेशन का होगा, ठीक है। एक लाइन देकर के पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो अगर उसमें सिमिली का यूज हुआ है तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक सिमिली का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करके आप उसे सिमिली नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं ये कहूं कि शी इज लाइक हर ग्रैंडमदर, शी इज लाइक हर ग्रैंडमदर, वो बिल्कुल अपने दादी के जैसी है, अपनी ग्रैंडमदर के जैसी है। तो यहां भी कंपैरिजन हो रहा है, यहां हमने एक लड़की की तुलना, उसका कंपैरिजन उसकी ग्रैंडमदर के साथ किया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, ये सिमिली नहीं है, ये केवल एक कंपैरिजन है, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन बीइंग को एक दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ, यानी एक इंसान को एक दूसरे इंसान के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। सिमिली तब होता जब तुलना दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों के बीच में की गई होती, ठीक है। एक इंसान दूसरा जानवर, एक सजीव दूसरा निर्जीव, इस तरह से अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो वो सिमिली कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है बिटवीन टू थिंग्स। थिंग्स का मतलब सिर्फ निर्जीव वस्तुओं से नहीं है, ध्यान रखिएगा। थिंग्स में सब आ गए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स में इंसान, जानवर, नॉन लिविंग थिंग्स सब आ जाती हैं, ठीक है। तो दिस एग्जाम्पल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, ये सिमिली का एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर सिमिली एक कंपैरिजन होता है, पर हर कंपैरिजन को सिमिली नहीं कहते। एवरी सिमिली इज अ कंपैरिजन बट एवरी कंपैरिजन इज नॉट अ सिमिली, ठीक है। कंपैरिजन जो है वो सिमिली तब कहलाएगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, कि दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो और दोनों में एक क्वालिटी ऐसी हो जो कॉमन हो दोनों के बीच में। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अब हम सिमिली के थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। He stood like a rock beside her through thick and thin.
थ्रू थिक एंड थिन एक ईडियम है, मुहावरा है, इसका मतलब सुख दुख में, अच्छे और बुरे वक्त में। तो सेंटेंस कह रहा है कि सुख दुख में वो उसके पास चट्टान की तरह खड़ा रहा। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास चट्टान की तरह खड़ा रहा, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स सुख दुख में। ठीक है, तो आप देखिए, ही स्टूड लाइक अ रॉक, ही इज अ ह्यूमन बींग। ही जो है वो एक पर्सन है, व्यक्ति है, ह्यूमन बींग है। उसको आप कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? रॉक के साथ। रॉक मीन्स चट्टान, है ना, चट्टान हिलती नहीं है, एक जगह मजबूती से जो है वो खड़ी रहती है। तो एक ह्यूमन बींग को एक निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के साथ आपने कंपेयर किया, एक इंसान का कंपैरिजन आपने रॉक के साथ किया। तो दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड सिमिली। इस कंपैरिजन को सिमिली कहते हैं। ये सिमिली का उदाहरण है, बिल्कुल ये सिमिली का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें लाइक का यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ लाइक का यूज होने से मैंने आपको अभी बताया सिमिली नहीं होती, साथ में दूसरी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। It is as hot as hell outside. It is as hot as hell outside. Hell माने नर्क, है ना। नर्क में जितनी गर्मी होती है उतनी गर्मी इस समय बाहर है। ठीक है, बाहर इतनी गर्मी है जितनी हेल में होती है। बाहर का मौसम हेल की तरह गर्म है। तो बाहर के मौसम की तुलना आप कर रहे हैं किसके साथ? हेल के साथ। As hot as hell, इसमें एज का यूज हो रहा है। जनरली आप देखेंगे कि जो सिमिलीज होती हैं, सिमिलीज में लाइक और एज का यूज कैसे होता है? सिमिलीज में लाइक और एज का यूज ऐसे होता है, या तो सिर्फ एक बार लाइक का यूज होगा, जैसे इस एग्जांपल में हुआ है लाइक, या सिर्फ एक बार एज का यूज हो जाएगा, या ज्यादातर केसेस में एज दो बार आता है, जैसे कि ये एज हॉट एज, या कभी कभी एज नहीं तो सो एज। कुछ केसेस में सच एज का भी यूज होता है। तो इनमें से चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, लाइक और एज में से कोई एक वर्ड तो मिलेगा ही। सिमिली के एग्जांपल में या तो लाइक का यूज होगा या फिर एज का। तो लाइक और एज की मदद से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो, लाइन को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, यह तय करने के लिए कि यह सिमिली का एग्जांपल है या नहीं। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि इन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ सिर्फ पोएट्री में होता हो। कई लोग ये सोचते हैं कि जो अलंकार होते हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये केवल पोएट्री में यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है, इन्हें प्रोज में यूज़ कर सकते हो, इन्हें आपकी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, रात दिन जो आपकी बोलने की भाषा है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो इनका। ठीक है, तब देखो ये एक और एग्जाम्पल। ऑल्दो Ram and Shyam are twins, they are as different as day and night. Twins मतलब जुड़वा। हालांकि राम और श्याम दो जुड़वा भाई हैं, लेकिन उन दोनों में रात और दिन का अंतर है। जितना अंतर रात और दिन में होता है, उतना अंतर उन दोनों भाइयों में है। ठीक है, तो उन दोनों भाइयों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसकी तुलना रात और दिन के अंतर से की जा रही है। ठीक है, दो इंसानों के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कंपेयर कर रहे हो किस डिफरेंस के साथ? डे और नाइट के डिफरेंस के साथ। ये भी सिमिली है, दो बिल्कुल अलग प्रकार की चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। तो दिस ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। ठीक है, आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है तो वी कैन मेक आवर ओन एग्जाम्पल्स, वी कैन मेक आवर ओन सेंटेंसेस। हम अपने खुद की लाइन, अपना खुद का सेंटेंस बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिमिली को। सिमिली में सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जाता, कभी कभी किसी एक चीज़ के काम करने के तरीके को, उसके मूव करने के तरीके को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जा सकता है। कोई एक चीज़ जो है जिस तरह से हरकत करती है, मूव करती है, काम करती है, उसकी तुलना आप किसी दूसरी चीज़ के काम करने के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप ये कह सकते हैं, यू आर एक्टिंग लाइक अ बेबी।
कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल बच्चे की तरह करने लगते हैं हरकत, तो हम उनसे कहते हैं तुम तो बिल्कुल बच्चे की तरह कर रहे हो, यू आर एक्टिंग लाइक अ बेबी। ठीक है, तो एक बच्चे के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा वो सिमिली वाला जो इफेक्ट है वो आपको कम नज़र आएगा, क्योंकि बेबी मीन्स वो ह्यूमन बीइंग ही हो गया, लेकिन फिर भी इसको सिमिली कहेंगे क्योंकि एक ग्रोन अप, एक तरफ एक ग्रोन अप इंसान है, अडल्ट है, और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा है, तो इसको सिमिली का एग्जाम्पल माना जा सकता है। She sings like a nightingale. नाइटिंगेल एक पक्षी होता है। ठीक है, तो आप किसी के लिए कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नाइटिंगेल की तरह गाती है, यानी एक इंसान के गाने का तरीका बिल्कुल नाइटिंगेल के जैसा है। She sings like a nightingale, ये भी सिमिली का एग्जाम्पल है। ठीक है, like, as, in some cases, so as। ठीक है, तो सिमिली को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इजी। सिमिली को पहचानना, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लाइक और एज से पकड़ लेते हैं कि हाँ ये सिमिली है। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअली सिमिली में होता क्या है, किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से एक अलग से लाइन दे करके सेपरेटली पूछा जा सकता है आपसे। एक लाइन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये क्या है, या ये हो सकता है कि एक छोटी सी पोएम, 8-10 लाइन की एक पोएम दे दें और उसमें फिर एक एक लाइन में कोई फिगर ऑफ स्पीच है और आपसे पूछें कि लाइन नंबर 1 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लाइन नंबर 3 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये क्वेश्चन पूछने के तरीके जो हैं एग्जामिनर के पास होते हैं। तो सिमिली की तरह एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच और है हमारे पास, मेटाफर। सिमिली को हिंदी में उपमा कहते हैं, उपमा देना। अब ये जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है, दूसरा जो अलंकार है मेटाफर, हिंदी में इसको कहते हैं रूपक अलंकार। इसी तरह का अलंकार हिंदी में भी है और हिंदी में उसे कहा जाता है रूपक अलंकार। अब मेटाफर और सिमिली दोनों में कंपैरिजन ही होता है। जस्ट लाइक सिमिली, मेटाफर ऑल्सो मेक्स कंपैरिजन। मेटाफर भी तुलना करता है दो चीजों की। फर्क सिर्फ इतना होता है सिमिली और मेटाफर में कि मेटाफर में कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज का यूज नहीं करते। दो चीजों को कंपेयर तो करते हैं बट विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है ना, तो उस कंपैरिजन को फिर मेटाफर कहा जाता है। ठीक है, तो मेटाफर की डेफिनेशन यह है कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that compares one thing to another, that compares one thing to another without using the words like or as। like और as का यूज किए बगैर। और इसमें भी वही कि जिन दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है वो दो चीज़ें एक दूसरे से भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं, बहुत फ़र्क होता है, एक कॉमन क्वालिटी होती है दोनों के बीच में। तो द टू थिंग्स कंपेयर्ड मस्ट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो सिमिली और मेटाफर में अंतर सिर्फ लाइक और एस का है, बाकी वही कंडीशंस हैं। ठीक है, सिमिली के लिए भी और मेटाफर के लिए भी दो चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हो, दोनों में एक गुण ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो, एक समान गुण दोनों चीज़ों में हो, यूं वो चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर सिमिली में हम कहते हैं एक्स इज लाइक वाई, अगर हम सिमिली का एग्जाम्पल दें तो हम कहेंगे x इज लाइक y। x जो है वो y के जैसा है, x की तुलना y से कर रहे हैं और like का यूज कर रहे हैं, x इज लाइक y। अब इसमें से अगर मैं like को हटा दूं और मैं सीधा ये कहूं x इज y, मतलब मुझे x और y दो चीजों में इतनी समानता दिखाई दी
कि मैंने लाइक का यूज करना भी जरूरी नहीं समझा और मैंने सीधा कह दिया x इज y। तो x इज y एक मेटाफर का एग्जाम्पल होगा, x इज लाइक y सिमिली का एग्जाम्पल होगा। यह फर्क होता है सिमिली में और मेटाफर में। दिस विल बी अ मेटाफर and this will be a simile। ये सिमिली होगी, ये मेटाफर होगा। तो मेटाफर को आइडेंटिफाई करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, गौर से पढ़ें लाइन को, ठीक है, और उसका मतलब समझ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। और इनफैक्ट आप उसी सिमिली के एग्जाम्पल को मेटाफर में चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज अ सिमिली इनटू अ मेटाफर। आप सिमिली वाली लाइन में से लाइक और एज हटा दो, है ना, तो द सेम लाइन विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो वही लाइन मेटाफर का उदाहरण बन जाएगी। सिमिली को मेटाफर में बदला जा सकता है, मेटाफर को वापस सिमिली बनाया जा सकता है। लाइक लगा के उसकी सिमिली बना सकते हो, लाइक हटा करके सिमिली को मेटाफर में चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहां जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, ये शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, इसमें मैं लाइक को हटा के और मैं कहूं शी इज अ नाइटिंगेल, उसके जो गाने की योग्यता है, एबिलिटी है, उसको देखकर अगर मैं कहूं कि शी इज अ नाइटिंगेल, वो तो एक नाइटिंगेल है, तो ये लाइन फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा मेटाफर का। ये मेटाफर का एग्जाम्पल है जो मैं अब लिख रहा हूं। एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा एक ऐसा पासपोर्ट है जो आपको रोजगार दिला सकता है। विदेश जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट होता है तभी वीज़ा मिलता है। तो उसी तरह से एजुकेशन है तो एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिल जाएगा। तो एजुकेशन यानी शिक्षा की तुलना की गई है किसी पासपोर्ट के साथ, एक ऐसा पासपोर्ट जो हमें एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दिला सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लाइक का यूज़ करते, एजुकेशन इज़ लाइक पासपोर्ट, तो यही लाइन फिर किसका एग्जाम्पल बनता? सिमिली का। यहां ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, विशेज, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मेटाफर का। विशेज आर थॉर्न्स। विशेज मतलब इच्छाएं, थॉर्न्स माने कांटे, यानी इच्छाएं जो होती हैं हमारी वो कांटों की तरह होती हैं, चुभती रहती हैं। विशेज की तुलना किससे की जा रही है? थॉर्न्स के साथ। विशेज आर थॉर्न्स, दे डू अस नो गुड। वो हमारा कोई भला नहीं करती। दे जस्ट स्टिक इनटू आवर स्किन एंड हर्ट अस। हर्ट करना मीन्स तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, कष्ट देना। कि इच्छाएं हमारा कोई भला नहीं करती, वो हमारी स्किन पर चिपक जाती हैं और फिर कांटों की तरह चुभती रहती हैं, हमें हर्ट करती रहती हैं। ठीक है, तो देखो इसको, विशेज आर थॉर्न्स। विशेज को कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? थॉर्न्स के साथ। लाइक का यूज नहीं किया आपने। अगर आपने लाइक का यूज किया होता और कहा होता विशेज आर लाइक थॉर्न्स, तो फिर ये सिमिली का एग्जाम्पल होता। फिलहाल ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है और ये लाइंस ली गई हैं, एक नॉवेलिस्ट हैं फ्रांसिस हार्डिंग, उनके एक नॉवल से। खैर ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछते वो आपसे कि भाई ये जो लाइन है ये किस राइटर की पोएम या किस राइटर के नॉवल में से ली गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा तो हमसे सिर्फ आइडेंटिफाई करने को, पहचान करने को ही कहेगा। ठीक है, अब वो अपनी जानकारी के लिए हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी किताब, कौन सी कविता में से लिया गया ये उदाहरण है, किस पोएट ने लिखी है ये लाइन, किस राइटर की लाइन है, वो हम खुद अपनी जानकारी के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये मेटाफर है।
तो अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो ये चीज़ें बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होती, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश में एक बड़ा अंतर यह है कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। बाकी के आपके सब्जेक्ट्स आप उनको अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए हिंदी में पढ़ सकते हो, बट इंग्लिश को तो आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश में बनेंगे। ठीक है, तो एक समझने की आदत, एक हैबिट जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी। अगर पहले से ऐसी हैबिट हमने डेवलप कर रखी है, इट्स वेरी गुड, बहुत काम आएगी, और नहीं कर रखी है तो कर लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल हमारे लिए चेंज नहीं होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम अगर हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं ज़्यादा तो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम में फिर वो इंग्लिश वाली हैबिट ही काम आएगी। डेफिनेशंस अगर पूछेंगे तो इंग्लिश में पूछेंगे, लाइंस अगर देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए तो इंग्लिश में देंगे, है ना। तो इंग्लिश में पढ़कर, इंग्लिश में समझकर और इंग्लिश में जवाब देना होगा हमको। और एग्जांपल्स लेते हैं मेटाफर के। होप इज द थिंग विथ फेदर, that perches in the soul. ये एमिली डिकिंसन, एक इंग्लिश की पोएट थी, उनकी पोयम की ये दो लाइन्स हैं। होप, होप मतलब उम्मीद, आशा। होप इज द थिंग विथ फेदर। नाउ फेदर, फेदर किसको कहते हैं? फेदर कहते हैं पंख को। पंख किसके होते हैं? पक्षी के, है ना। बर्ड्स हैव फेदर्स, पक्षियों के पंख होते हैं। तो यहाँ थिंग विथ फेदर का मतलब पक्षी। ठीक है, और तो किसी के पंख नहीं होते ना, इंसानों के नहीं होते, है ना। जो लैंड एनिमल्स होते हैं, ज़मीन पर चलने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनके भी पंख नहीं होते। तो फेदर तो सिर्फ बर्ड्स के होते हैं, है ना। तो द थिंग विथ फेदर का मतलब हुआ कोई बर्ड, कोई पक्षी। तो पोएट ने जानबूझ करके बर्ड वर्ड का यूज़ नहीं किया है। बर्ड शब्द यूज़ करने के बजाय पोएट ने कहा थिंग विथ फेदर, यानी पोएट ने कहा है कि उम्मीद यानी आशा, होप जो है वो एक पक्षी की तरह है। होप की तुलना एक बर्ड से की गई है। दैट पर्चेज इन द सोल, पर्चेज मीन्स ड्वेल्स, रहती है। पर्च का मतलब रहना, है ना। तो उम्मीद, आशा जो है वो एक पक्षी की तरह है जो इंसान की आत्मा में रहती है। सोल मीन्स आत्मा। ठीक है, तो अब देखो, होप इज द थिंग, ए इज बी, एक्स इज वाई। होप को आप लाइक का यूज किए बिना, एज का यूज किए बिना किसी बर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये एग्जाम्पल है एक बार फिर मेटाफर का। ये भी एक मेटाफर है, तो इसे मेटाफर कहते हैं। लव इज अ बैटलफील्ड। बैटलफील्ड मतलब लड़ाई का मैदान। लव जो है, प्रेम जो है, वो एक लड़ाई का मैदान है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार लोगों को जो है वो संघर्ष करना पड़ता है, जैसे वो लड़ाई के मैदान में करते हैं। ठीक है, तो यहां लव को कंपेयर किया है किसी बैटलफील्ड से। ए इज बी, अब आप यहां लाइक लगा देंगे और कहेंगे लव इज लाइक अ बैटलफील्ड, तो द सेम एग्जाम्पल विल बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। फिर वही एग्जाम्पल सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा, सिर्फ लाइक लगाने से। ठीक है, आवर कॉलेज लाइब्रेरी इज अ माउंटेन ऑफ बुक्स। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी किताबों का एक पहाड़ है। अब किताबों का पहाड़ नहीं होता है तो फिगरेटिव लैंग्वेज है। किताबों का पहाड़ मतलब इतनी सारी किताबें हैं कि उसका एक पहाड़ बन जाए। हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स हैं कि एक माउंटेन बन सकता है उसका। ठीक है ना, तो आप अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी की तुलना किससे कर रहे हैं? किसी पहाड़ से। आप लाइक का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। सिर्फ लाइक लगा दीजिए, ये सिमिली बन जाएगा। आवर कॉलेज लाइब्रेरी इज लाइक अ माउंटेन ऑफ बुक्स। इसको मेटाफर कहते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल मेटाफर। ठीक है, तो देखा, मेटाफर को भी आइडेंटिफाई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ें ऐसी हैं
कि लिटरेचर के साथ हम जितना ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, जितना ज़्यादा हमने लिटरेचर को पढ़ रखा होता है, ठीक, एक होता है सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से चीज़ों को पढ़ना कि भाई ये चीज़ें तो मुझे सिर्फ इसलिए पढ़नी है क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो एक एग्ज़ाम को पर्पज़ बना के पढ़ते हैं चीज़ें। और एक हम चीज़ें पढ़ते हैं इंटरेस्ट लेके, सीखने के पर्पज़ से, कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, लर्न करना है। तो जब आप चीज़ों को लर्न करने के एम से पढ़ते हो, सीखने के उद्देश्य से पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, तो आप उसको एंजॉय भी करते हो, सीख भी लेते हो और एग्ज़ाम में भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को पढ़ने और समझने के लिए सिर्फ वो एग्ज़ाम वाली रिक्वायरमेंट जो है उसकी ज़रूरत नहीं, साथ साथ में हमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट, रुचि पैदा करनी होगी, है ना। तब हम इसको एंजॉय भी कर पाएंगे, याद भी रखेंगे और बहुत अच्छे से सीख भी लेंगे। तो देखो, सिमिली को मेटाफर, मेटाफर को सिमिली में बदला जा सकता है। यू कैन चेंज अ मेटाफर इनटू अ सिमिली, यू कैन चेंज अ सिमिली इनटू अ मेटाफर, ठीक है ना। तो अ सिमिली कैन बी changed into a metaphor, and a metaphor also can be changed into a simile. मेटाफर को सिमिली में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोनों में काम एक ही हो रहा है ना, सिमिली हो या मेटाफर, दोनों में आप एक ही काम कर रहे हो और वो है कंपैरिजन, तुलना, दो चीज़ों की तुलना। तो इसलिए कई बार मेटाफर को, जो मेटाफर होता है ना, इसे इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है। मेटाफर इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड। कोई भी चीज़ अगर इम्प्लाइड है तो इसका मतलब वो चीज़ अंडरस्टूड है, बिना कहे वो समझी जा सकती है ना। तो उसमें सीधा बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो हम खुद जान जाते हैं कि हमने तुलना की है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये भी एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। वैरायटी मतलब विभिन्नता, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। स्पाइस कहते हैं मसाले को, ठीक है ना। खाने में जब तक स्पाइस ना हो, मसाला ना हो, खाना स्वादिष्ट नहीं होता। उसी तरह से जीवन में भी अगर विभिन्नता ना हो, अगर एक जैसी परिस्थिति रहे हमेशा, है ना, तो लाइफ इतनी इंजॉयबल नहीं होती। तो लाइफ में तरह तरह की सिचुएशंस जो हैं वो आती रहनी चाहिए, ठीक है। वो सिचुएशंस, वो वैरायटी, वो विभिन्नता जो है वो लाइफ में स्पाइस का काम करती है। तो यहाँ वैरायटी को कंपेयर किया जा रहा है स्पाइस के साथ। वैरायटी हैज़ बीन कंपेयर टू स्पाइस। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको मेटाफर कहते हैं। सिमिली, मेटाफर, ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल्स इनके ढेर सारे मिल जाएंगे, अगर आप बुक्स वगैरह में से पढ़ते हो तो यू विल फाइंड सो मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। ज़रूरत है उनको स्टडी करने की, उनको समझने की और उसमें इंटरेस्ट लेने की। इंटरेस्ट लेके पढ़ें, मैं कह रहा हूँ मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये दो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं, सिमिली और मेटाफर, जो मतलब लिटरेचर में, पोएट्री में, प्रोज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ फिगर ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जिनका अकरेंस इतना कॉमन नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते टेक्स्ट में, लेकिन ये सिमिली, मेटाफर आपको लगभग हर जगह मिल जाते हैं, है ना। इनको ढूंढने के लिए कोई बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती और आइडेंटिफिकेशन भी इनका इतना मुश्किल नहीं होता है। तो इसी तरह से एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मीन्स
तीसरा फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस का पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन कैसा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? निर्जीव को सजीव बनाना, किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाना, किसी निर्जीव वस्तु को एक इंसान की तरह प्रस्तुत करना। मतलब आप किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात ऐसे करेंगे जैसे कि वो कोई इंसान हो, उसको इंसान की तरह एक्ट करता हुआ, इंसान की तरह हरकत करता हुआ, इंसान की तरह सोचता हुआ या फील करता हुआ बताया जाएगा। तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। यूं अगर देखा जाए तो ये जो पर्सोनिफिकेशन नाम का फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी कंपैरिजन पर आधारित है, ये भी कंपैरिजन पर ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन ही हो रहा है ना। एक तरह से आप निर्जीव को सजीव के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फिर इसकी एक अलग डेफिनेशन है ना, इसकी एक अलग पहचान है और इसमें कंपैरिजन करने का तरीका अलग है, इसलिए इसको एक अलग फिगर ऑफ स्पीच की तरह जो है याद रखा जाता है। इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इन द नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। पर्सोनिफिकेशन की एक डेफिनेशन हम लिखेंगे और पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। ठीक है, आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, है ना। कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, पहले से ये चीज़ें क्लियर थी, अच्छी बात है, और नहीं थी अब अच्छी हुई हैं तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।